हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिव्या। आइए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर 9 बायोडाइवर्सिटी। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग वाइस शाइस को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है। इन प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए, डेली बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस डाले जा रहे हैं, प्रीलिम्स पास आ रहे हैं, तो आपको बहुत मदद मिल सकती है इन वीडियोज़ से। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिसे ज़रूरत है उन्हें भी दिखाइए, राइट। तो फिर आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, या फिर आपको किसी भी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है, आप लोग वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं उनके नंबर पे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर बायोडाइवर्सिटी। और अगर आपने अभी तक ये लेक्चर्स देखे हैं, मतलब जो आप कंटिन्यूसली देखते आ रहे हैं, तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, किसी जगह में इकोसिस्टम क्या होता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखी हैं, राइट। तो मैं उन पार्ट्स में मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बताने की कोशिश करूँगी, राइट। तो फिर अगर आपको नहीं समझ में आता, आप पुराने प्रीवियस जो पार्ट्स हैं उनको ज़रूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है अर्थ में, यहाँ पे अर्थ में दिखाया गया, अर्थ की कुछ उम्र इतनी बताई गई है कि जो 4 बिलियन ईयर्स से जो एवोल्यूशन होता जा रहा है, तो उसका ये एक तरह से प्रोडक्ट है। बहुत सारे बायोलॉजिकल स्पीसीज़ निकल कर आए हैं, और तो इतने सालों से, इतने बिलियन सालों से जो ये एवोल्यूशन ये सब हुआ है, उसका नतीजा है ये बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, विविधता, जैव विविधता। तो ये बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारे वैरायटी ऑफ अर्थ हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ बहुत सारे अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हो गए, स्पीसीज़ हो गए, बहुत सारी पॉपुलेशंस हो जाती हैं, राइट। तो ये जो वैरायटी है, इसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो उसमें जेनेटिक वेरिएशन भी आ जाता है, उनके जीन्स में कौन कौन से चेंजेस हैं, राइट। और फिर उनके कॉम्प्लेक्स बहुत सारी, वो फिर बाद में मिलके कम्युनिटी बनाते हैं, फिर वो इकोसिस्टम बनाते हैं, जिनके बारे में हमने बहुत डिटेल में कुछ प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था। ठीक है, तो फिर उनका आप बाद में इन जीन्स का, इन स्पीसीज़ का और इकोसिस्टम का आपस में इंटर रिलेटेडनेस, ठीक है, वो आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, वो आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट में, इन सब को मिला के इस सब की स्टडी को क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। यही लाइफ है और यही बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, आप जैसे देख सकते हैं कितनी जैव विविधता है यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा वेराइटी है। ठीक है, उसी को कहते हैं। फिर अब देखिए 1992 में यूनाइटेड नेशन अर्थ समिट हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई थी बायोडाइवर्सिटी की। ठीक है, अब ये डेफिनेशन क्या है, द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो जो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें आपस में जो वेरिएबिलिटी है, कहाँ से सोर्स, मतलब वो कहाँ पे मतलब जैसे कुछ पौधे कहाँ पे पाए जाते हैं, राइट, तो वो उसका सोर्स हो गया। हम जैसे इंडिया में हैं, तो हम यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, तो हम ये सोर्स हो गया उसके हिसाब से। फिर बाद में टेरेस्ट्रियल भी हो गए, टेरेस्ट्रियल के बारे में मैंने बताया था, जो भी लैंड में होता है। और फिर मराइन, मतलब वाटर बॉडी में। उसके बाद एक्वेटिक इकोसिस्टम, उसी में फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम आ जाता है। और भी जो इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ विच दे आर पार्ट, तो इसी तरह के जो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं इकोलॉजी में, उन सब का ये जो पार्ट होते हैं, उन सबको मिलाकर बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, राइट। इंक्लूड्स, उसमें क्या आता है, स्पीशीज़ के जो आप स्पीसीज़, दो स्पीसीज़ हो गए, जैसे कि इंसान हो गए, इंसान होमो स्पीसीज़, वो एक स्पीसीज़, होमो सेपियंस वो एक स्पीसीज़ हो गया। फिर टाइगर, वो एक तरह का अलग अलग स्पीसीज़ हो गया, तो उनके बीच में डाइवर्सिटी। और फिर विद इन स्पीसीज़, जैसे कि हम इंसान हैं, हम इंसानों में भी कई तरह के रेस होते हैं, जैसे राइट, कुछ लोग कॉकेशियंस होते हैं, कुछ एशियंस होते हैं, मतलब इस तरह की जो रेसेस ये सब, तो हमें विद इन स्पीसीज़ भी बहुत डाइवर्सिटी होती है, बहुत वैरायटी होती है। तो ये इन सब की स्टडी को, या राइट, इन सब को मिलाकर बायोडाइवर्सिटी बनता है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो आप ये ऐसा का ऐसा डेफिनेशन याद कर सकते हैं, राइट। रट्टा ही मारना है, फिर क्या बोलते, मैंने समझा तो दिया है, फिर भी आप अगर वर्ड बाय वर्ड देखें तो आपको याद करना पड़ेगा। फिर अब देखते हैं कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, तो फिर इस जैव विविधता को, बायोडाइवर्सिटी को का सस्टेनेबल यूज़ करने की ज़रूरत है, राइट। सतत इस तरह से कि वो, मतलब उसे इस तरह से यूज़ करें, इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचे, पहुँचे तो बहुत कम से कम पहुँचे, उसी को सस्टेनेबल यूज़ करते हैं। और उनका संरक्षण, कंजर्वेशन की भी ज़रूरत है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ये तो अब तक हम बच्चा बच्चा जानता है ये, राइट। फिर बायोडाइवर्सिटी इज़ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स। ये हमारे बायोडाइवर्सिटी है, ये हमारे डेली, राइट, हमारे रूटीन का पार्ट हो गया है। इसमें मतलब हमारी फैमिली, कम्युनिटीज़, नेशंस, फ्यूचर जनरेशन, इन सब हमारे हमारे पूरी चीज़ें इसी पर निर्भर है। बायोडाइवर्सिटी अगर नहीं रहेगी तो हमारा भी जीना एक दिन मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये बताया गया है, इसलिए हमें ये पढ़ना ज़रूरी है बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे आप एक कॉलम है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं।
तो जो सी स्नेक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, मतलब जहरीले होते हैं। तो ये जो बीडेड सी स्नेक है वो काफ़ी ज़्यादा जहरीला है। उसके जो जहर के 3 बूंदें होती हैं, ड्रॉप्स होते हैं, उससे उस सिर्फ 3 ड्रॉप से 8 लोग मर सकते हैं, राइट। और उनके कुछ और डिफेंस के तरीके होते हैं, बचने के और कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि वो क्या करते हैं, स्टिंकी मतलब बहुत बदबूदार सा कुछ छोड़ते हैं, फिर बाद में मस्की लिक्विड, कुछ गंदा सा चिपचिपा सा एक पानी लिक्विड छोड़ते हैं, या फिर वो यहाँ पे पूप दिया है, पूप का मतलब होता है एक्सक्रीशन, ठीक है, या फिर वो एक्सक्रीट करते हैं। ये उनके तरीके होते हैं। फिर देखते हैं बायोडाइवर्सिटी 3 लेवल पे होती है, राइट। कौन कौन से लेवल दिए गए हैं, जेनेटिक लेवल पे, स्पीशीज़ लेवल पे और इकोसिस्टम लेवल पे। देखते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम को, जेनेटिक लेवल, फिर स्पीसीज़ और फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो अब जेनेटिक लेवल पे देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, इट इज़ कंसर्न विद द वेरिएशन इन द जीन्स, ठीक है। तो एक स्पीसीज़ के अंदर, यहाँ पे एक स्पीसीज़ के बारे में बात की है, जैसे होमोसेपियंस। तो जो इंसान है उनका स्पीसीज़ क्या है, होमोसेपियंस। तो फिर वो जो होमोसेपियंस है विद इन स्पीसीज़, उनके जीन्स में, राइट, तो हमारे जीन्स में और बाकी देशों के लोगों के जीन्स में, इवन क्या हमारे आसपास के लोगों के जीन्स में भी बहुत डिफरेंस होता है, राइट। तो उनमें जो वेरिएशन होती है उससे ये जेनेटिक, उसी को कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या होता है, लोग अपने आप, जो इन्वायरमेंट बदलता रहता है उसमें अडाप्ट कर जाते हैं। ऐसा होता है ना, जो लोग हिमालय मतलब बहुत पहाड़ी एरियाज़ में रहते हैं तो वो इस एरिया से अडाप्ट कर जाते हैं। और कुछ लोग रहते हैं जैसे साउथ में, जैसे कन्याकुमारी, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, कोस्टल एरियाज़ में, वहाँ पे ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसा नहीं होता कि जो कश्मीर में रहते हैं लोग वो यहाँ पे अडाप्ट कर पाएंगे, उनके लिए मुश्किल होगा। ऐसा नहीं, अडाप्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और वही यहाँ के लोग वहाँ चले जाएँ, और हम लोग अगर नॉर्थ ईस्ट में चले जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो हमारे लिए वहाँ अडेप्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, राइट। तो ये इस तरह से बता रहे हैं। तो फिर बोलते हैं जो जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसमें जो जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से क्या होता है, वो अडेप्ट कर जाते हैं। लेकिन अगर हम वहाँ पर रहने लगे काफ़ी साल तक, तो फिर हम वहाँ पर हमारी बॉडी उस तरह से एडजस्ट कर जाती है। तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से ये हो पाता है, ठीक है। तो जो ये डाइवर्सिटी है, इट इंश्योर्स दैट सम स्पीसीज सर्वाइव। जो ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं ना, बहुत एकदम से, देखिए आजकल जैसे सडनली बहुत ज़्यादा वहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया है, तो ये ड्रास्टिक चेंज है, ठीक है। तो उसमें उस ऐसे परिस्थिति में किस तरह से, ऐसे बदलते इन्वायरमेंट में किस तरह से सर्वाइव करना है, ये कैसे मुमकिन हो पाता है, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी से ही हो पाता है। तो फिर उससे क्या होता है, जो सर्वाइवल है, पॉपुलेशन के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ऐसे वेरिएशंस आते रहेंगे, जीन्स में चेंजेस आते रहेंगे चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ, तो फिर जो उस पॉपुलेशन के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसके वजह से ही ये मतलब ये मुमकिन हो पाया कि बहुत सारे सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज हो गए, रोज़, मतलब बहुत सारे स्पीसीज इसी तरह से उभर के, एवोल्यूशन के थ्रू इस तरह से उभर के आ पाए हैं, राइट। तो ये डाइवर्सिटी का एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है। फिर आगे देखते हैं, तो ये देखिए विद इन स्पीसीज़, मैंने जैसे बताया था, यहाँ पे देखिए सेम स्पीसीज़ है ये कॉर्न की, ठीक है ना, मक्के की है, लेकिन इसमें देखिए कितनी विविधता है, कितनी चेंजेस है। यहाँ पे बिल्ली का है, सेम स्पीशीज़ तो सेम है, लेकिन इनमें भी कितनी डिफरेंस है, वैरायटी है, राइट। फिर बाद में अब देखते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गया, अब हम देखते हैं स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। तो अब इसमें क्या होगा, इट रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, स्पीसीज डिफर फ्रॉम वन अदर, ठीक है। तो फिर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें वैरायटी की बात हो रही है, ठीक है। और ये एक दूसरे से किस तरह से डिफ़र करते हैं, मतलब किस तरह से अलग हैं, मेनली उनके जेनेटिक मेकअप, ठीक है। तो उनके जीन्स में ये अलग होते हैं, जेनेटिक मेकअप, और वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कुत्ते को कभी बिल्ली का बच्चा नहीं होगा, ठीक है, और वैसे ही बिल्ली को कभी कुत्ते का बच्चा नहीं होगा, तो मतलब क्योंकि वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, ये सिंपल सी बात है। तो इसी को स्पीसीज़ कहते हैं, विद इन स्पीसीज़ ही ब्रीडिंग हो सकती है, राइट। आगे देखते हैं, ये आपको आई थिंक पता ही होगा, बहुत नोन फैक्ट है। उसके बाद फिर क्या है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़, ठीक है। जो स्पीसीज़ क्लोजली रिलेटेड होते हैं, राइट, जैसे कि कैट फैमिली हो गया। अब कैट फैमिलीज़ में जैसे शेर हो गया, फिर शेर के साथ टाइगर, ये सब थोड़े बहुत रिलेटेड फैमिली है, राइट। तो उनका ये जो स्पीसीज़ है वो क्लोज रिलेटेड होते हैं। तो उनमें बहुत सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बहुत सारी हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या है, हेरिडिटरी होते हैं और कॉमन होते हैं, ठीक है। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक कॉमन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे बताया गया है, जो इंसान का जीन्स है और जो चिंपैंजीज है, चिंपैंजीज एक तरह का एप होता है, राइट, बंदर,
तो फिर वो जो चिंपैंजी है और जो इंसान है उसके जीन्स 98.4% सेम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो इतनी क्लोजनेस है क्योंकि स्पीसीज सेम है, राइट। मतलब स्पीसीज क्लोजली रिलेटेड है, सेम नहीं है, क्लोजली रिलेटेड है, इसमें डिफरेंस होता है, राइट। यहाँ पे देखिए क्लोजली रिलेटेड। अब यहाँ पे और देख सकते हैं आप कि जो ये क्या होता है इसमें रेशो, रेशो किस चीज़ का, जो एक टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अगर किसी एक स्पीसीज, जैसे वहाँ पे आप देख लीजिए टाइगर, किसी एक जगह में टाइगर की स्पीसीज कितनी है, उसकी टोटल उस स्पीसीज की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, राइट। मान लिया अगर वहाँ पे 1300 ऐसे कुछ, मतलब इस तरह से आप मान सकते हैं, वह 100 समथिंग है, ठीक है। और फिर बाद में वहाँ के टोटल स्पीसीज की पॉपुलेशन कितनी है उस बायोम में, राइट। तो फिर वहाँ पे मान लीजिए 2 लाख ऐसे समथिंग, तो उसे कहते हैं, राइट, उस स्पीशीज़ को, मतलब उस रेशो को निकाला जाता है। अगर वो रेशो ज़ीरो हुआ मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इनफाइनाइट डाइवर्सिटी, हम पता भी नहीं लगा सकते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे दिया, अगर वो 1 है मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग वहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन देख रहे हैं, वो भी 130 है, और उस बायोम में सिर्फ टाइगर ही रहते हैं, टोटल जो ऑर्गेनिजम्स है उसमें सिर्फ टाइगर ही रहते हैं, वैसा तो ऐसा होगा नहीं, तो ये 1 हो जाएगा, राइट। तो वहाँ पे मतलब एक ही स्पीसीज रहती है, लेकिन ये ऐसा मुमकिन नहीं है, ठीक है। फिर अब देखते हैं यहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ पे कुछ मतलब ये आपको समझाने के लिए डायग्राम्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए कितनी डाइवर्सिटी है स्पीसीज में, राइट, स्पीसीज जो रिलेटेड है। और फिर यहाँ पे एक और एक चीज़ है, स्पीसीज रिचनेस और डाइवर्सिटी के बारे में। यहाँ पे देखिए कितनी कम डाइवर्सिटी दिखाई गई है, यहाँ पे सिर्फ एक बर्ड है, सिर्फ 2 पेड़ हैं और बाकी छोटे छोटे पौधे हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे पेड़ भी हैं, यहाँ पे बहुत सारी चिड़िया भी हैं, और यहाँ पे बहुत सारे पौधे भी हैं। तो इसके बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, तो मतलब डाइवर्सिटी की बात हो रही है, किसी भी एक एरिया में कितनी डाइवर्सिटी हो सकती है, जहाँ जितना डाइवर्स होता है उतना वहाँ पे वो अच्छा, वो उतना अच्छा ये मतलब उस इकोसिस्टम को माना जाता है, राइट। तो ये सिंपल सी चीज़ है। तो अब आते हैं हम इकोसिस्टम और कम्युनिटी डाइवर्सिटी पे। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट के ऊपर ये के ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। तो हैबिटेट्स मैंने अभी तक बताया था कि किसी भी इंसान का या फिर किसी भी जानवर का जो घर होता है उसे हैबिटेट कहते हैं, राइट, जहाँ पे वो रहता है। तो हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, वहाँ की क्लाइमेट, वहाँ की वेजिटेशन वनस्पति, वहाँ की जोग्राफी, राइट, उस रीजन की, वो सब भी हैबिटेट में आते हैं। ये नहीं कि चिड़िया ने घोंसला बनाया वो उसका हैबिटेट हो गया, पूरी तरह से नहीं, उसके आसपास का जो सराउंडिंग होता है जिसमें ये फैक्टर्स होते हैं, क्लाइमेट, वेजिटेशन और जोग्राफी, वो भी उसमें आता है। और हमने अच्छी तरह से पिछले पार्ट्स में प्रीवियसली हमने मीन ये इकोसिस्टम, बायोम, इन सब के बारे में डिटेल स्टडी की थी, राइट। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप ज़रूर उन सबको देखिए, उसके बाद इसे देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। फिर अब देखते हैं, देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स। तो इसी तरह से बहुत सारे हैबिटेट्स है पूरे विश्व में, ठीक है। जैसे कोरल्स हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए, वेटलैंड हो गए, डेजर्ट्स, ये सब मैंने अच्छी तरह पढ़ाया था। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो ये सब इकोसिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। तो जब क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं उनमें चेंजेस आते रहते हैं, तो उससे वेजिटेशन, वहाँ के वनस्पति पे भी चेंजेस आता है, और उस हिसाब से जो स्पीसीज़ है वो अपने आप को उस इन्वायरमेंट में ढाल लेते हैं। और जैसे ही एनवायरनमेंट बदलता रहता है तो स्पीसीज़ उस पर अपने आप को ढालना शुरू करते हैं, और जो अपने आप को ढल जाते हैं उस तरह से बदल लेते हैं, वो वहाँ पे बच जाते हैं, वो वहाँ पे फिर बढ़ने लगते हैं। जो नहीं कर पाते वो फिर बाद में धीरे धीरे लुप्त होने लग जाते हैं। और दस द वैरायटी और डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज इन द इकोसिस्टम इज इन्फ्लुएंस बाय नेचर ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है। ये तो नॉर्मल बात है, जो वहाँ की नेचर होगी इकोसिस्टम की उस हिसाब से वहाँ पे जो डाइवर्सिटी है उस पर डिपेंड करेगा, कौन कौन सी स्पीसीज़ वहाँ पे रहेंगी, रहने लायक हैं, रह सकती हैं, वो रहेंगी, बाकी बाकी चले जाएंगे। अब हम आते हैं ये इकोसिस्टम का, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, राइट, आप देख सकते हैं। फिर अब आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग मेजरमेंट ऑफ डाइवर्सिटी पे। अब डाइवर्सिटी को मेजर कैसे कर सकते हैं, तो इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं जो मैंने पिछले कुछ स्लाइड पहले दिखाया था, रिचनेस और इवननेस। अब क्या होता है, इसे थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। तो पहले आता है स्पीसीज रिचनेस पे। तो रिचनेस का मतलब क्या होता है, मतलब रिच, कोई किसी को हम रिच कब कहते हैं, धनी कब कहते हैं, जब उसके पास बहुत ज़्यादा होता है कुछ भी, राइट। किसी के पास पैसा ज़्यादा होता है उसे रिच कहते हैं। आजकल सब कुछ मॉनेटरी हो रहा है, तो पैसा ज़्यादा होता है तो उसे रिच कहते हैं। तो उसी तरह से स्पीसीज़ जहाँ पे ज़्यादा होती हैं वहाँ पे स्पीसीज़ रिचनेस होता है। तो यहाँ पे क्या है, इट इज़ अ मेजर ऑफ अ नंबर ऑफ स्पीसीज़ फाउंड इन अ कम्युनिटी, ठीक है। तो फिर इट इज़ अ नंबर ऑफ, तो जो वहाँ पे स्पीसीज़, किसी भी कम्युनिटी पे कितनी स्पीसीज़ पाई जाती हैं, राइट, उस पर ये डिपेंड होता है कितना ज़्यादा है,
ठीक है। उसके बाद क्या यहाँ पे क्या बताया गया, इट रेफर्स टू द डाइवर्सिटी विद इन अ पर्टिकुलर एरिया और इकोसिस्टम। एक डायग्राम है, उसमें मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगी। यहाँ पे डेफिनेशन आप अच्छे से पहले देख लीजिए कि एक एरिया या फिर एक इकोसिस्टम में कितनी डाइवर्सिटी है उसे देखा जाता है, और किस किस तरह से गिना जाता है, नंबर ऑफ स्पीसीज यहाँ पे। ठीक है, पैसे किसके पास कितने हैं वो गिन के ही पता लगता है ना, नंबर कितने हैं। उसी तरह से जो स्पीसीज कितने, किसी जगह में कितनी स्पीसीज रिचनेस है, वहाँ पे उस एरिया में, उस इकोसिस्टम में उसके नंबर के हिसाब से पता लगाया जाता है। तो ये अल्फा डाइवर्सिटी हो गई। बीटा डाइवर्सिटी में क्या आता है, कंपैरिजन ऑफ डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम्स। अभी एक दो इकोसिस्टम्स हैं यहाँ पे, पहले हम विद इन इकोसिस्टम देख रहे थे, अब हम यहाँ पे दो इकोसिस्टम्स हैं वहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ की डाइवर्सिटी में और यहाँ की डाइवर्सिटी में कितना डिफरेंस है उसे कंपेयर किया जाता है। ठीक है, उसे कहते हैं बीटा डाइवर्सिटी। तो यूजुअली मेजर्ड एज अ चेंज इन अमाउंट ऑफ स्पीसीज बिटवीन इकोसिस्टम। तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे ज़्यादा डाइवर्सिटी हो, यहाँ पे बहुत कम डाइवर्सिटी हो, तो उस तरह से कंपैरिजन किया जाता है, उसे बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं। और गामा डाइवर्सिटी में क्या आता है, पूरा रीजन आता है। राइट, यहाँ पे देखिए, ये चला गया, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं, या तो गामा डाइवर्सिटी में क्या होता है, विद इन द रीजन। तो ओवरऑल जो डाइवर्सिटी होती है पूरे रीजन की, यहाँ पे तो एक इकोसिस्टम के बारे में देख रहे थे सबसे पहले अल्फा में, फिर दो इकोसिस्टम, फिर अब ये पूरे रीजन में जितने इकोसिस्टम आते हैं ना उन सबको देख रहे हैं, तो उसे गामा डाइवर्सिटी कहते हैं। वहाँ उनमें कितना डिफरेंस है देखिए, तो यहाँ पे अच्छी तरह समझाया गया। यहाँ पे अल्फा डाइवर्सिटी में सिर्फ इस कम्युनिटी की बात हो रही थी, यहाँ पे सिर्फ इस कम्युनिटी के बारे में हम देख रहे थे, वहाँ के रिचनेस के बारे में, वहाँ की स्पीसीज़ के वैराइटीज़ के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग इस इकोसिस्टम और इकोसिस्टम, इन दोनों इकोसिस्टम को देख रहे हैं, तो उससे हम बीटा डाइवर्सिटी कहेंगे। और गामा डाइवर्सिटी में इस पूरे रीजन में कितनी इकोसिस्टम है, उनमें कितनी डाइवर्सिटी है, उसे देखते हैं। राइट, अब देखते हैं इवननेस। इवननेस से आप क्या समझते हैं, स्पीसीज इवननेस मतलब एक ही तरह, इवननेस होना मतलब एक जैसा होना। राइट, आप लोग एड्स देखते होंगे, इवन टोन मतलब एक जैसा रंग होगा। उसी तरह से यहाँ पे स्पीसीज एक ही तरह की, कितनी मतलब एक ही तरह की वहाँ पे स्पीसीज रहती है, तो उसे इवननेस बोलते हैं, स्पीसीज इवननेस। इसमें क्या पता लगाया जाता है, इसमें क्या मेजर किया जाता है, प्रपोर्शन ऑफ अ स्पीसीज एट अ गिवन साइट। तो किसी जगह में भी कितनी स्पीसीज रहती हैं और एक तरह की स्पीसीज उस जगह में कितनी रहती हैं। तो लो इवननेस इंडिकेट्स दैट अ फ्यू स्पीसीज डोमिनेट द साइट। अगर कहीं किसी जगह में लो इवननेस होगी तो वहाँ में बहुत कम, जो कुछ ही मतलब कुछ स्पीसीज होती है वो डोमिनेट कर जाती है, बाकी स्पीसीज कम हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए, तो यहाँ पे एक डिफरेंस दिया गया है स्पीसीज रिचनेस में और स्पीसीज इवननेस में। राइट, तो यहाँ पे देखिए, कम्युनिटी वन और कम्युनिटी हैव द सेम स्पीसीज रिचनेस, लेकिन बट दे हैव डिफरेंट स्पीसीज इवननेस। राइट, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे रिचनेस तो मतलब दोनों के पास ज़्यादा ही है, नंबर्स तो ऐसे दोनों के ज़्यादा ही हैं, लेकिन उनके जो इवननेस है वो काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है। अब आगे देखते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड फूड वेब। तो ये वैसे काफ़ी डिटेल में मैंने प्रीवियस चैप्टर्स में आपको अच्छी तरह बताया था, एकदम डिटेल में समझाया था, पिरामिड ये सब के थ्रू। राइट, तो फिर मुझे बहुत अच्छी तरह से अभी उतना समझाने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी मैं आपको बता दूंगी इसमें क्या है, बट मैं फास्ट समझाऊंगी इसे। राइट, तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है तो आप प्रीवियस पार्ट्स में देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में अच्छी तरह से उसमें बताया गया। तो अब यहाँ पे देखिए क्या क्या कह रहे हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमंस हो गए, तो उनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब वो किस चीज़ों से बने हैं, जो कंपोनेंट से बने हैं, वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं। 4 एलिमेंट्स आते हैं मेन, उनमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स में जो ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। राइट, ये एलिमेंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एनवायरनमेंट में। कहाँ कहाँ पे, एयर में भी, हवा में, वाटर में, पानी में और मिट्टी में, सॉइल में। ठीक है, तो क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, राइट, जो हरे पौधे होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हरे पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो सिर्फ वो क्या कर सकते हैं, वो ही नाइट्रोजन को सॉइल से अब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये हमने देखा था, हमने इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ा भी था कि रूट्स के थ्रू वो नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब कर सकते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स हो सकते हैं, और वो सनलाइट को और वो पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कहते हैं, जिस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और अपना खाना बना सकते हैं। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता था, प्रोड्यूसर्स कहा जाता था, क्योंकि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, उगा सकते हैं। राइट, फिर आगे देखते हैं यहाँ पे एनिमल्स एंड ह्यूमंस हु हैव प्लांट्स और अदर एनिमल्स एज देयर फूड।
तो जो एनिमल्स होते हैं और हम जैसे ह्यूमंस होते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपना खाना हम फोटोसिंथेसिस खुद करते हैं? नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, एनिमल्स को खाते हैं या फिर प्लांट्स को खाते हैं। तो हमें क्या कहा जाता है, कंज्यूमर्स। ये हमने भी देखा था पहले भी। तो अब फूड फूड वेब आ गया और फूड चेन आ गया। तो ये जो आपस में खाने का जो प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक ये जो इंटर रिलेटेडनेस होता है आपस में, जैसे पौधे को हम खा रहे हैं, फिर हमें कोई सॉरी पौधे को बकरी खा रही है, बकरी को फिर कोई बड़ा जानवर खा रहा है, जैसे टाइगर, शेर, राइट। तो इसे कहते हैं फूड वेब। और तो फिर इसी तरह से जो ये लिविंग क्रीचर्स होते हैं वो वो फूड वेब में, फूड चेन में पाया जाता है। हर लिविंग क्रीचर फूड वेब में पाया जाता है कि राइट, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो खाता है। तो इसी तरह से वो उसमें उस फूड वेब में, फूड चेन में भागीदारी करता है। और उसी तरह से बहुत सारे फूड चेन होते हैं और हमने देखा था वो किस तरह से कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जो उसके बाद जाके वो फूड वेब बन जाता है। तो ये उस जगह की जो एनवायरनमेंट है उस पर डिपेंड करता है वो कितना कॉम्प्लेक्स होगा। अगर वहाँ पे ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि लोगों के जो वहाँ पे स्पीसीज़ हैं उन्हें खाने के ऑप्शंस ज़्यादा होंगे, राइट। यही वहाँ पे बता रहे हैं। तो डाइवर्सिटी की वजह से क्या है कि वहाँ पे जो स्पीसीज़ हैं, एग्जिस्टिंग स्पीसीज़ हैं, उनके लिए ऑप्शंस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस वजह से फूड वेब क्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्स होता है। फिर यहाँ पे देख लीजिए, तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। ग्रास हॉपर क्या करता है, घास खाता है और फिर उसे मेंढक खा लेता है, फ्रॉग खा लेता है, और मेंढक को फिर स्नेक्स खा जाते हैं, या फिर कोई और मतलब रोडेंट्स का मतलब मैंने बताया था आपको, जो खरगोश होते हैं जिनके दांत बाहर होते हैं, उसी तरह के जो और चूहा हो गया, तो वो खा जाते हैं। तो फिर इसीलिए हर एक जो क्रीचर होता है, राइट, हर एक जो प्राणी होता है उसकी जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एक फूड वेब में, फूड चेन में। अगर ये जो फूड चेन होता है उसे किसी तरह से भी टैम्परिंग मतलब उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है, तो उससे क्या होता है, वो स्पीशीज़ की, वहाँ पे जो बाकी स्पीशीज़ है उन पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। तो हमें खुद से उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कि वहाँ के हमें जैसे चूहे पसंद नहीं है तो हमने चूहों को मारना शुरू कर दिया, तो उसके वजह से बाकी जिन 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 स्पीसीज़ को चूहे खा के ख़त्म करते थे, जो कि प्रॉब्लम कर सकते थे, तो फिर अगर चूहे के मर जाने की वजह से उनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी, वो भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह से बताया गया है, राइट। तो फिर एवरी टाइम अ स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट द चेन इज ब्रोकन एंड मेनी स्पीसीज इंक्लूडिंग ह्यूमन मूव टू एक्सटिंक्शन। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि अगर एक भी स्पीसीज अगर एक्सटिंक्ट हो जाती है, एक भी स्पीसीज गायब हो जाती है, तो उससे क्या होता है, ये जो चेन है वो टूट जाती है। और जो बहुत सारे स्पीसीज जो उसे खाते थे, इंक्लूडिंग जब ह्यूमन होते हैं, धीरे धीरे फिर क्या है, ह्यूमन भी ना एक्सटिंक्ट हो जाएंगे इसी तरह से अगर चलता रहा तो यहाँ पे देखिए एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा फूड वेब दिया हुआ है। यहाँ पे टर्शरी कंज्यूमर्स, यहाँ से प्राइमरी प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रहा है, हर्बीवोर्स में फिर कंज्यूमर्स। तो इस तरह से ये दिया गया हुआ है, जिसके बारे में हमने पहले भी देखा था, राइट। एनर्जी ये सब के बारे में दिया हुआ है। अब बायोडाइवर्सिटी किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, राइट। तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत बेनिफिशियल चीज़ है, वो बहुत कुछ हमारे लिए करता है। किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो देखते हैं। तो ऑब्वियसली ये हमें पता ही होगा, मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। तो ये नेचुरल सर्विसेज में पहले क्या आता है, पहले इकोसिस्टम सर्विसेज देखते हैं। तो वो वाटर रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन करता है, मिट्टी के प्रोटेक्शन करता है, उसे उस मिट्टी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिर न्यूट्रिएंट स्टोरेज और रिसाइकलिंग, राइट। हमने हमने देखा था बहुत सारे जो साइकिल्स हमने पढ़े थे, जियो केमिकल साइकिल्स, उन सब के बारे में। तो किस तरह से न्यूट्रिएंट से सब स्टोर होता है। फिर पोल्यूशन को कम करने में मदद करता है, उसे एब्जॉर्ब करने में, राइट। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे एब्जॉर्ब कौन करते हैं, प्लांट्स ही एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसी तरह से वहाँ पे अगर ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, ज़्यादा प्लांट्स होंगे, तो वहाँ पे पोल्यूशन कम होगा, ऑब्वियस सी चीज़ है। उसके बाद क्लाइमेट को स्टेबलाइज करने में मदद करते हैं, इकोसिस्टम को मेंटेन करने में मदद करते हैं। और जो अनप्रेडिक्टेबल कुछ ऐसी आपदाएं हो जाती हैं, ऐसी कुछ विपदाएं हो जाती हैं जो कि हम नहीं सोच सकते थे, उनसे भी रिकवर करने में यही मदद करता है, बायोडाइवर्सिटी मदद करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाए, राइट, मतलब रिवाइज करने में आपको आसानी हो जाए। फिर बायोलॉजिकल सर्विसेज में जैसे फूड हमें देता है, राइट। प्रोड्यूसर्स ही नहीं होंगे, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो फिर हमारे पास खाना कैसे आएगा। प्रोड्यूसर्स के फूड हो गया हमारे लिए। फिर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, कुछ कुछ ऐसे फार्मर ड्रग्स होते हैं जो कि उन पेड़ों से पाए जाते हैं, या फिर कुछ देखा है कि जो स्नेक्स होते हैं उनके जहर से भी कुछ कुछ मेडिसिनल वो दवाइयाँ बनती हैं, राइट। तो इसी तरह से बहुत सारे ड्रग्स तो एनिमल्स से भी निकाले जाते हैं, एनिमल से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, कहीं कहीं बहुत मेडिसिनल प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो इसी तरह से बताया गया। फिर वुड प्रोडक्ट्स, टिम्बर, ये सब का इस्तेमाल होता है। हमारे पेपर ये सब जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कहाँ से आता है, वहीं से आता है।
फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स, कुछ हम लोग डेकोरेशन के लिए कुछ वैसे प्लांट्स का यूज़ करते हैं, वो भी वहीं से आता है। ब्रीडिंग स्टॉक्स हो गए, राइट। फिर बाद में जो डाइवर्सिटी होती है जीन्स और स्पीसीज़ और इकोसिस्टम में, ये भी उसी के बदौलत है। फिर कुछ सोशल सर्विसेज में जैसे रिसर्च और एजुकेशन के लिए हम लोग को यूज़ करते हैं, कहीं कहीं पे इस तरह से जगह जाते हैं, वहाँ पे हम रिसर्च करते हैं। रिक्रिएशन और टूरिज़्म, राइट। तो हम घूमने चल पड़ते हैं, लोग आजकल बाली ये सब जाते हैं, तो क्यों क्यों जाते हैं, मॉरिशस जाते हैं, बीचेस जाते हैं, वहाँ पे अच्छा लगता है। रिक्रिएशनल वैल्यू है वहाँ की, कल्चरल वैल्यूज़, राइट। फिर अब बायोडाइवर्सिटी के लॉस, राइट। बायोडाइवर्सिटी के ख़त्म होने के बहुत मतलब एक तरह से उसके जो लॉस हो रहा है उसके क्या क्या कारण है, कॉजेज़ क्या हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के। तो इसमें क्या होता है, जब कोई पर्टिकुलर स्पीसीज़ होती है, राइट, द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अकर्स व्हेन ईदर पर्टिकुलर स्पीसीज इज डिस्ट्रॉयड और द हैबिटेट, जो हैबिटेट जैसे अगर या तो एक तरह की स्पीसीज़ हो गई, जैसे वहाँ पे टाइगर्स मरना शुरू हो गए, वहाँ पे टाइगर्स मरे जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, या फिर उनकी जो जगह थी, जो टाइगर्स की जगह है, जहाँ पे वो रहते थे, वो पूरी तरह से नष्ट होता जा रहा है। जैसे कहीं भी जो होता है जंगल में आग लग जाती है, तो उस तरह से उनका हैबिटेट पूरा ख़त्म हो जाता है। तो अब वहाँ पे उन लोग का सर्वाइवल मुश्किल होता है, उस वजह से भी बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। ठीक है, तो फिर ये एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज टेक्स प्लेस व्हेन दे आर एक्सप्लॉइटेड फॉर इकोनॉमिक गेन और हंटेड और फॉर स्पोर्ट्स। ठीक है, तो जो इंसान होता है वो हंटिंग करते रहते हैं, पता है, शिकार करते हैं, जिस पर बैन है, वैसे प्रतिबंध है, लेकिन लोग करते हैं। और फिर उनको इकोनॉमिक गेन के लिए, जैसे हाथी का दांत होता है, उन सबको निकाला जाता है, टाइगर की खाल को निकाला जाता है, और इस तरह से बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, राइट। फिर बाद में एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज़, तो एनवायरमेंटल रीजंस जैसे कि इकोलॉजिकल सब्सटीट्यूशन हो गया, बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी इसमें आते हैं, पैथोलॉजिकल कॉजेज, मतलब कभी कभी होता है कि किसी एक तरह के, अब जैसे कोरोना वायरस हुआ, बहुत सारे इंसान मर गए, उसी तरह से जानवरों में भी इस तरह के वायरस ये सब फैलते हैं, तो फिर उन बीमारियों की वजह से भी वहाँ पे वो जानवर मर जाते हैं, स्पीसीज़ का डिस्ट्रक्शन होता है। तो ये मोस्टली इंसान भी कर सकता है या फिर नेचर से के थ्रू भी हो सकता है। अब यहाँ पे देख लीजिए कुछ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, बायोडाइवर्सिटी लॉस के कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए, जैसे ओशन में एसिडिफिकेशन, वहाँ पे पानी का पीएच ज़्यादा बढ़ जाता है। हमने देखा था मराइन एक्वेटिक इकोसिस्टम में कि पीएच कितना क्रूशियल होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है पीएच को मेंटेन करना, उस वजह से भी वहाँ पे हैबिटेट लॉस होना शुरू हो जाता है। फिर वाइल्ड एनिमल्स के लिए हम लोग पेड़ काटने लग जाते हैं, वहाँ पे पूरी तरह से हम जंगलों को बर्बाद कर रहे हैं, उनका हैबिटेट हम छीन रहे हैं। फिर कोस्टल पोल्यूशन देख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। कुछ और नेचुरल कॉजेज़ दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे नेचुरल कॉजेज़ मतलब यही जो नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं, विपदा आ जाती है, तो फ्लड्स हो गए, उसमें अर्थक्वेक्स आ गए, भूस्खलन हो गया, और फिर कुछ आपस में स्पीसीज़ में ही झगड़ा हो गया, एक दूसरे को मारे जा रहे हैं। फिर पॉलिनेशन की प्रॉब्लम भी हमने देखी थी, राइट। हमने एनवायरमेंटल इश्यूज़ में से डिटेल में पढ़ा था, इस तरह से पॉलिनेशन में दिक्कत हो रही है आजकल। उसके बाद मैन मेड कॉजेज़, तो ये मैं तो कहूँगी ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, राइट, जो मैन मेड कॉजेज़ है, इस वजह से आई थिंक सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हम पूरी तरह जंगलों को बर्बाद कर रहे हैं, उनका हम घर छीन रहे हैं। फिर अनकंट्रोल कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, बहुत ज़्यादा हम लोग अपने कॉमर्स पे ध्यान दे रहे हैं, इकोनॉमी में भी ध्यान दे रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब इनके लिए भी हमने देखा था EIA बनाया गया है, राइट, और वो किस तरह से काम कर रहा है, इस तरह मतलब जो है पेपर में है लेकिन हो नहीं रहा है, तो उस वजह से भी होता है। फिर हंटिंग और पोचिंग, तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि लोग शिकार करते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं अपने कुछ, जैसे मैंने हाथी का दांत का एग्जांपल दिया था, तो इसी तरह से बहुत सारे जो स्पीशीज़ हैं, वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ हैं, उन्हें इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, उनको मारा जाता है, और उनके कुछ कुछ चीज़ों के लिए उसे इस तरह से ख़राब किया जाता है। फिर कन्वर्जन ऑफ जो रिच बायोडाइवर्सिटी एरिया था, उसे वहाँ पे इंडस्ट्री बना दी, राइट, वहाँ पे इंसानों के लिए घर बना दिए, वो भी होता है। मतलब जंगलों को पूरी तरह से काटा जा रहा है, उनका घर छीने जा रहा है। फिर एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए जो फॉरेस्ट है उसको हटा दिया जाता है। फिर पोल्यूशन तो सबसे बड़ा कारण है ही, जो वेटलैंड्स है उन्हें भर दिया जा रहा है। फिर कोस्टल एरियाज है उसे भी पूरी तरह से ख़राब किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए अब किस तरह से मारा जाता है, राइनोस के उनके सींग निकाल दिए जाते हैं, राइट। तो ये बहुत सारे तरह के बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। अब ये क्या है, तो बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन कर रहे हैं, मतलब संरक्षण कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसके कंजर्वेशन से क्या होता है, जो हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होते हैं उन्हें हम बचाते हैं, और उससे क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट क्या निकलता है, हम क्यों बचाते हैं, ताकि जो फूड चेन है उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, फूड चेन में कोई किसी भी तरह की डिसरप्शन ना आए, ठीक है। फूड चेन वैसे का वैसा रहे, ताकि हर किसी को, हर एक जो ऑर्गेनिज्म है उसे खाना अपना मिलता रहे और उसका इम्पोर्टेंस बना रहे।
फिर आप देखते हैं किस तरह से जो कंजर्वेशन है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन उसे किया जाता है, उसके तरीके हैं कुछ। तो पहला देख लेते हैं, वो उसे कहते हैं, जिस तरीके से करते हैं उसे कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। इसमें क्या होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन, ये क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी है उसे किस तरह से बचाया जाता है आउटसाइड द एरिया। जैसे अगर मान लीजिए कुछ किसी तरह का पेड़ है या फिर किसी तरह का पौधा है, हमें उसको कंजर्व करना है, उसे एक्सटिंक्ट होने से बचाना है, तो फिर क्या करेंगे, हम उसे लैब्स में या फिर कुछ बोटानिकल गार्डन्स इस टाइप की जगह में हम लोग उसे उगाना शुरू करेंगे, और मतलब कंट्रोल्ड मीडियम में हम उसे उगाएंगे, उसे पूरी तरह से ध्यान देंगे उस पर, जो 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 सब उसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए उस तरह से हम उसे उगाएंगे। फिर बाद में जब वो अच्छी तरह से ग्रो करने लगेगा, बड़ा हो जाएगा, तो हम उसे फिर नेचुरल जहाँ पे नेचुरली उग सकता है वहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इन्हें नहीं उगाया जाता जहाँ पे वो नेचुरली अकर करते हैं, राइट, उसे कहते हैं एक्स सिटू कॉन्जर्वेशन। फिर अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, एनिमल्स को, प्लांट्स को रियर किया जाता है, मतलब वहाँ पे उसे एक तरह से बढ़ाया जाता है, उसे बड़ा किया जाता है। उसके बाद जैसे प्लांट्स को जूलॉजिकल पार्क्स, सॉरी, एनिमल्स को जूलॉजिकल पार्क्स हो गए, और प्लांट्स को बोटेनिकल गार्डन्स हो गए, यहाँ पे इन्हें कल्टीवेट किया जाता है, बढ़ाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे इन्हें उगाया जाता है। और उसके बाद फिर क्या किया जाए, उन्हें एनिमल्स को और उन प्लांट्स को फिर से जो नेचुरल उनका हैबिटेट है वहाँ पे रीइंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, ताकि वो एक्सटिंक्शन से बचे रहें, ठीक है, इसे कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। समझ में आ गया आपको। फिर अब देखते हैं एग्जाम्पल्स कुछ दिए गए, जैसे कि गैंजेटिक घड़ियाल, जो गैंजेटिक एरिया में घड़ियाल पाया जाता है उसे भी इसी तरह से बाद में रीइंट्रोड्यूस किया गया था। पहले उसे अच्छी तरह से उसे बड़ा किया गया, जब छोटा बच्चा होगा उसे अच्छी तरह से कंजर्व किया गया, अच्छे कंडीशन में रखा गया, उसे बड़ा किया गया। उसके बाद उसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में उसे रीइंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ पे वो एक्चुअली एक्सटिंक्ट हो चुके थे, वहाँ पे अब पाए नहीं जाते थे बिल्कुल भी। उसके बाद सीड बैंक्स होते हैं, कुछ और एग्जांपल्स जहाँ पे कंजर्वेशन किया जाता है। सीड बैंक्स होते हैं जहाँ पे उनके बीजों को, पौधे के बीज को रखा जाता है, उन्हें बचाया जाता है। फिर बोटानिकल हो गया, और हॉर्टिकल्चर, और रिक्रिएशनल गार्डन्स होते हैं, राइट, बोटानिकल गार्डन ये सब होते हैं जहाँ पे ये एक्स सिटू कंजर्वेशन किया जाता है। इन सिटू कंजर्वेशन का हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एनिमल और प्लांट है उसे उसके नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व किया जाता है, उसे अलग से कहीं और जाके उगाना, उसके बाद उसे रीइंट्रोड्यूस करने का चक्कर नहीं होता, उसे सीधा सीधा जहाँ पे उसका नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पे उसे कंजर्वेशन किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे नेशनल पार्क्स हो गए, सेंचुरीज हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, रिजर्व फॉरेस्ट हो गए, प्रोटेक्टेड एरियाज हो गए, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गए। तो यहाँ पे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं ये एक्स सिटू में और इन सिटू में कंजर्वेशन में क्या फ़र्क है, राइट। आगे देखते हैं अब इसमें दिक्कतें क्या क्या आती हैं, चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या क्या आते हैं, राइट। तो पहले क्या है कि जो नेचुरल, जो लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज है, राइट, उसकी कंजर्वेशन को, उसके संरक्षण को बहुत कम प्रायोरिटी पे रखा जाता है, ठीक है। और फिर बाद में क्या है, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नेचुरल चीज़ों के लिए, इन नेचुरल रिसोर्सेज के वो मॉनिटरी गेन, जैसे बताया था, पेड़ काटे जाते हैं हमें, क्योंकि हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, वहाँ पे कुछ और इंडस्ट्रीज़ खड़ी करने के लिए, या फिर एनिमल्स को हंट किया जाता है, राइट। तो इस तरह से मॉनेटरी गेन के वजह से उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, ये मेन कंस्ट्रेंट है। उसके बाद वैल्यूज़ एंड नॉलेज अबाउट द स्पीसीज़ एंड इकोसिस्टम आर इनएडिकेट, मतलब उसके बारे में, उस स्पीसीज़ के बारे में, वहाँ के इकोसिस्टम के बारे में लोगों को एक्चुअली नॉलेज बहुत कम होती है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। फिर अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन एंड अनकंट्रोल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये कॉमन सी प्रॉब्लम है, राइट। तो ये एक तरह से प्लान करके नहीं किया जाता, जस्ट कर देना है, इस तरह से किया जाता है। एक एग्जाम्पल है बोटानिकल गार्डन का, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम एक्स सिटू में हम देख रहे थे, एक्स सिटू कंजर्वेशन में देख रहे थे, यहाँ पे इस तरह से उन्हें उगाया जाता है। तो ये एक्चुअली मैं यहाँ पे गई हूँ, ये लाल बाग है, लाल बाग बोटानिकल गार्डन है, ये बेंगलोर में है। तो बोटानिकल गार्डन में क्या होता है कि साइंटिफिकली तरह से क्या किया जाता है, जो लिविंग ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, राइट, और श्रब्स, मतलब इसी तरह के जो पौधे होते हैं छोटे मोटे, उन्हें क्या किया जाता है, पहले तो उसे उगाया जाता है, ठीक है, दूसरी जगह जगह से लाया जाता है और फिर वहाँ पे उसे उगाया जाता है, राइट। फिर इसका पर्पस क्या होता है, अब इसका पर्पस है टेक्सोनॉमी को स्टडी करना। अब टेक्सोनॉमी क्या होती है, टेक्सोनॉमी मतलब जैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है, राइट, ये स्पीसीज़ हो, ये इसका जीनस है, ये इसका फैमिली है,
तो इस तरह से जो क्लासिफिकेशन होती है वो किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है वो इसी स्टडी में आता है, टेक्सोनॉमी में। तो टेक्सोनॉमी जानने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए और ताकि वो प्लांट्स को उगाया जा सके, उसका पर्पस होता है बोटानिकल गार्डन, राइट। बोटानिकल गार्डन में आपने देखा होगा जो पेड़ होते हैं उन सब के ऊपर जो भी वहाँ पे लगाए जाते हैं पेड़ पौधे, उनका अच्छी तरह से उसका पूरा डिस्क्रिप्शन किया जाता है कि इसका नाम क्या है, मीन उसका साइंटिफिक नेम क्या है, राइट। साइंटिफिक नेम में स्पीसीज होता है, जीनस होता है, कौन सी फैमिली का है, राइट। तो ये सब उसमें लिखा जाता है। उसके बाद फिर टू स्टडी द इंट्रोडक्शन एंड एक्लिमेटाइजेशन प्रोसेस ऑफ एक्सोटिक प्लांट्स, राइट। तो हमने जब हम बायोटेक पढ़ रहे थे तो हमने देखा था किस तरह से टिश्यू कल्चर, प्लांट कल्चर ये सब किया जाता है। तो प्लांट कल्चर ही एक तरह से यहाँ पे हो रहा है, मतलब उस लेवल पे नहीं, मतलब बट होता है इस तरह से, ठीक है। प्लांट कल्चर से क्या किया जाता है, उन्हें उगाया जाता है। तो फिर वहाँ पे क्या है, एक्लिमेटाइजेशन प्रोसेस ऑफ एक्सोटिक प्लांट्स। तो कुछ बाहर से जो भी ऐसे जो प्लांट्स जो यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, यहाँ के नेटिव नहीं है, तो क्या ऐसे प्लांट्स को भी लेकर आया जाता है, उन्हें भी उगाया जाता है, तो उनकी स्टडी की जाती है। तो फिर उस किस तरह से ढाल रहे हैं अपने आप को, एक्लेमेटाइज कर रहे हैं, उस प्रोसेस को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसकी स्टडी की जाती है और ठीक है, उसे इंट्रोड्यूस करने का काम किया जाता है। फिर जर्म प्लाज्म कलेक्शन, तो ये भी बायोटेक में आ जाता है, जर्म प्लाज्म कलेक्शन किया जाता है ताकि टिश्यू कल्चर ये सब सेल कल्चर ये सब किया जा सके। फिर नए हाइब्रिड बनाने में इसकी मदद होती है, राइट। हम देख रहे हैं बीटी ब्रिंजल ये सब, तो हाइब्रिड कहते हैं उसे, उसकी स्टडी में, उसकी डेवलपमेंट में भी इसकी मदद होती है, राइट। ये सब स्टडी किया जाता है बोटानिकल गार्डन्स में। और फिर रेयर और थ्रेटन स्पीसीज होते हैं, जो मतलब थ्रेटन, ये कैटेगरीज है ना जिसके बारे में हम अच्छे आगे देखेंगे, रेयर, थ्रेटन। तो इन तरह की जो स्पीसीज़ है जिन्हें खतरा है, तो ऐसी स्पीसीज़ को बचाने के लिए भी कदम उठाए जाते हैं। फिर आता है बोटानिकल गार्डन के बाद जू। तो जू एक ऐसी जगह होता है, इज़ एन एस्टैब्लिशमेंट वेयर स्टेशनरी और मोबाइल, ठीक है, जहाँ पे चलते फिरते या फिर मोबाइल, राइट, वहाँ वेयर कैप्टिव एनिमल्स आर केप्ट फॉर एग्जीबिशन। अब जू में हम जू कोई जाता है तो वहाँ क्यों जाता है, ये देखने के लिए वहाँ पे जो क्या कहते हैं, जो कि वहाँ पे एनिमल्स हैं, राइट, जानवर हैं, हम उन्हें देखने जाते हैं। वहाँ शेर है या फिर वहाँ पे सांप है, ऐसे ऐसे कुछ होते हैं, वो हमें उन्हें देखे जाते हैं। तो एक तरह से वहाँ पे उनकी एग्जीबिशन लगाई जाती है, प्रदर्शनी लगाई जाती है। तो वहाँ पे मतलब वो स्टेशनरी भी हो सकते हैं, फिर मोबाइल भी हो सकते हैं। तो वो देखते हैं हम लोग को शेर को बांध के रख दिया जाता है किसी भी पिंजरे में। कभी कभी ऐसा होता है कि उसे कुछ एरिया दे दिया जाता है जहाँ पे उसे रखा जाता है, तो फिर वहाँ पे वो घूम फिरता है, राइट। तो फिर यहाँ पे इसके एक तरह से डेफिनेशन दी गई है, जू इज़ एन एस्टैब्लिशमेंट वेदर स्टेशनरी और मोबाइल वेयर कैप्टिव एनिमल, मतलब बंधक बनाया जाके एक तरह से उसे बंधन में रखा जाता है एनिमल को, एग्जीबिशन के लिए, जो आने वाली पब्लिक है उसे दिखाने के लिए। तो उसमें सर्कस भी होता है, रेस्क्यू सेंटर्स भी होते हैं। फिर उसमें, मगर उसमें ऐसा मतलब ज़ू के लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर बिना लाइसेंस के उन्हें नहीं रखा जाता। फिर अब जो पहले इसका पर्पस क्या था ज़ूज़ का, जो पहले जो लोग करते थे उनका काम था बस एंटरटेनमेंट के लिए प्रदर्शनी लगाना। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ज़ू जो ये ज़ू हैं उन्होंने अपने आप को इस तरह से बदला है कि जैसे ताकि वो आगे जाके जो वाइल्ड लाइफ है, राइट, ये जो जानवर हैं इन सब की संरक्षण में मदद कर सकें। और वो इस तरह से इन्वायरमेंटल एजुकेशन को भी एक प्रमोट कर रहे हैं अब राइट, अब जू ऐसे हो रहे हैं। फिर बाद में अपार्ट फ्रॉम सेविंग इंडिविजुअल एनिमल्स, जू हैव अ रोल टू प्ले इन स्पीसीज कंजर्वेशन। तो फिर वो जो स्पीसीज़ हैं उन्हें कंजर्व करने का भी अब काम कर रहे हैं थ्रू कैप्टिव ब्रीडिंग। तो ये राइट, थ्रू ब्रीडिंग के थ्रू ये किया जा रहा है। ये मैसूर जू का ये एक फ़ोटो है। फिर अब आता है रेड डेटा बुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए इसे, और हमें और याद रखिए, राइट। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से बार बार देखिए, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो अभी सेक्शन होने वाला है, राइट। तो फुल अलर्ट रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। स्पीसीज जजेड जस्ट एज थ्रेटन्ड आर लिस्टेड बाय वेरियस एजेंसीज। तो बहुत सारी एजेंसीज होती है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनमें से, तो वो क्या करते हैं, वो एक लिस्ट बनाते हैं, राइट। यहाँ पे रेड डेटा बुक बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, जो बहुत सारी जो स्पीसीज़ हैं उनके स्टेटस क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। और ये कंटिन्यूसली इसे अपडेट किया जाता है, बार बार इसे अपडेट, क्योंकि किसी की मतलब स्टेटस होता है वो चेंज भी हो सकता है। अगर कंजर्वेशन कहीं पे बहुत अच्छा हो रहा है तो वो उसका जो स्टेटस है वो बढ़ सकता है कि अच्छा अभी इतना थ्रेटन नहीं है, राइट। और फिर अगर हो सकता है कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा हंटिंग हो रही है, वहाँ पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तो फिर वहाँ पे सडनली किसी भी स्पीसीज़ की पॉपुलेशन बहुत डिक्लाइन हो रही है, या फिर कोई बीमारी लग गई है वहाँ पे एक साथ ही
जो बहुत सारे अगर हो सकते हैं टाइगर है उसे बीमारी लग गई, राइट। तो इस तरह के ये सब मतलब किया जाता है। तो फिर उस क्या होता है कि उसे कंटिन्यूसली अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि घट भी सकते हैं बढ़ भी सकते हैं, उनका जो स्टेटस है वो चेंज होता रहता है। तो ये जो ये कौन करता है, ये रेड बुक कौन रिलीज़ करता है, ये किस कौन इशू करता है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये कहाँ पे है, मॉर्स हेड स्विट्ज़रलैंड में, राइट। तो इस तरह से कुछ होता है IUCN का वो रेड बुक। तो रेड बुक क्या होता है, रेड बुक मतलब रेड मतलब तो सिंबल मतलब डेंजर का सिंबल होता है, राइट। तो इसको इसे क्यों इंक्लूड किया जाता है ये देखते हैं, इसके पीछे क्या उनका मतलब रैशनल है। तो रेड क्या है कि ऑफ कोर्स ये सिंबल का मतलब डेंजर का सिंबल है। तो जो भी एनिमल्स और प्लांट्स, राइट, इसके थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं पूरा ग्लोब में, उसे यहाँ बताया जाता है। तो रेड बुक को पहली बार 1966 में इशू किया था IUCN ने, राइट। स्पेशल सर्वाइवल कमीशन था, राइट। ये कमीशन के अंडर इसे इशू किया गया था। तो फिर ये क्या करता था, ये गाइड था फॉर्मुलेशन, प्रिजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ स्पीशीज़। तो जो स्पीशीज़ के बारे में यहाँ पे लिखा गया था, उसके बारे में किस तरह से उसे प्रिजर्व करना है, उसे मैनेज कैसे करना है, वो सब उसमें गाइडलाइंस दी गई थी। अब इस बुक में क्या है, मैंने बताया था इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जो भी इंडेंजर्ड मैमल्स हो गए, राइट। अब ये इंडेंजर्ड ये सब के बारे में हम देखेंगे, कैटेगरीज हैं। तो इंडेंजर्ड मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, तो इन सब के बारे में एक्सटेंसिवली दिया जाता है। तो मतलब मोस्टली इंडेंजर मैमल्स और बर्ड्स के बारे में ज़्यादा एक्सटेंसिवली दिया जाता है, राइट। लेकिन इसमें जो लेस प्रोमिनेंट मतलब जो इतना मतलब सामने नहीं दिखते हमें, लेकिन उनके बारे में भी दिया जाता है। कुछ ऐसे स्पीसीज जिस पे हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन उनके बारे में भी दिया जाता है अगर वो एक्सटिंक्शन फेस कर रहे हैं तो। ओके, फिर देखते हैं द पिंक पेजेस। इस पब्लिकेशन में सिर्फ ये पूरा रेड नहीं होता है, कुछ पिंक पेजेस भी होते हैं, जो कि उसमें क्या आते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज आते हैं, राइट। ये तो ये भी एक कैटेगरी है। फिर क्या, जैसे जैसे स्टेटस चेंज होता रहता है, नए नए जो पेजेस है वो जुड़ते रहते हैं। तो अब ग्रीन पेजेस भी होते हैं, हमने रेड पेजेस हो गया, पिंक पेजेस हो गए, ग्रीन पेज। तो ग्रीन पेजेस उन स्पीसीज़ का आता है, राइट, जो पहले एंडेंजर्ड थे, अगर लेकिन अब इतना रिकवर हो गए हैं कि वो मतलब अब वो थ्रेटन नहीं, मतलब उन्हें अब कोई खतरा नहीं है, उनके उनकी उनकी जो पॉपुलेशन है अच्छे खासे लेवल पर पहुंच चुकी है। तो अब जब जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है, जो पिंक पेजेस हैं वो बढ़ते जाते हैं, लेकिन ये जो ग्रीन पेजेस है वो काफ़ी कम है अभी भी, बहुत मतलब चिंताजनक बात है ये, जो ग्रीन पेजेस है काफ़ी कम है, पिंक पेजेस बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कैटेगराइजेशन पूरा दिया हुआ है, इसमें ये वाला पूरा बुक से लिया है। तो यहाँ पे आप थोड़ा डिटेल में देख सकते हैं, जो सारी स्पीसीज़ होती है तो उसे पहले तो इवेलुएट किया जाता है, कुछ को बिल्कुल इवेलुएट नहीं किया जाता, इस तरह से बनाया जाता है। उसके बाद इवेलुएट करने के बाद क्या आता है, उसे एडिकेट डेटा है कि नहीं, उसके लिए मतलब जो इतना डेटा चाहिए वो डेटा है या नहीं, एडिकेट डेटा है तो ठीक है, नहीं है तो फिर डेटा डेफिशिएंट करके दे दिया जाता है। आगे फिर क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब एडिकेट डेटा है तो उसमें देखिए ये किस लेवल पे जा रहा है, ये क्या एक्सटिंक्ट है, मतलब ये पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं, विलुप्त हो गए हैं, या फिर एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, राइट। ये सब क्या है, ये हम भी डिटेल में हम देखने वाले हैं आगे, राइट। तो या फिर ये क्या, ये एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड है, फिर बाद में थ्रेटन्ड में देखिए अभी खतरा है, ये यहाँ पे एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे खतरा है, जिन्हें जो एक्सटिंक्शन का खतरा झेल रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले आते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड, राइट, फिर बाद में एंडेंजर्ड, उसके बाद वल्नरेबल, ठीक है। फिर आगे आगे यहाँ पे जो इनमें जिनमें थोड़ा कम खतरा होता है वो है नियर थ्रेटन, और फिर जो लीस्ट कंसर्न मतलब इनमें इनमें कोई चिंता की बात नहीं है, राइट, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से एक्सटिंक्शन का आप ये एरो देख सकते हैं, एक्सटिंक्शन का खतरा इस तरह से बढ़ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, राइट। तो इसमें आप देखिए कलर कलर के साथ दिया हुआ है नेक्स्ट में, ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्रीन है मतलब इसमें कोई खतरा नहीं है, राइट। नियर थ्रेटन्ड है तो हल्का सा ऑरेंज हो रहा है, फिर बाद में यहाँ पे पूरी तरह ऑरेंज हो गया है, और ये आगे आगे जाके रेड हो गया है, और एक्सटिंक्ट का मतलब वो पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे, तो ये कुछ क्राइटेरियाज दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पॉपुलेशन हो गया, स्मॉल पॉपुलेशन साइज़ और उसका डिक्लाइन हो गया, फिर रेस्ट्रिक्टेड जोग्राफिक रेंज हो गया, जो रेंज होती है जोग्राफिक रेंज होती है, उसके बाद पॉपुलेशन कम हो रहा है, उसके बाद क्वांटिटी मतलब कितने मतलब पहले कितने हुआ करते थे अब कितने, तो क्वांटिटिव एनालिसिस उसे कहते हैं, नंबर पे के हिसाब से। तो इनसे ये सब जो है क्राइटेरिया होते हैं रेड लिस्ट के, आप ऐसे का ऐसे याद कर लीजिए। अब हम एक एक जो क्लासिफिकेशन है IUCN की, उसे हम देख लेते हैं एक एक करके। तो IUCN की क्लासिफिकेशन है, उसमें कंजर्वेशन प्रायोरिटी के हिसाब से जिसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो सबसे पहले था हमने देखा था एक्सटिंक्ट, मतलब वो क्या है, विलुप्त हो गया है पूरी तरह से। तो अब अच्छी तरह से उसका डेफिनेशन देख लेते हैं।
और टैक्सॉन, टैक्सॉन मतलब एक जैसे टैक्सोनॉमी हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें से एक जो स्पीसीज़ का वो होता है उसे कहते हैं टैक्सॉन, ठीक है। तो टैक्सॉन इज एक्सटिंक्ट, कभी कोई जैसे अभी डायनासोर है वो पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो चुका है, राइट। तो अब कोई डाउट ही नहीं बचा, कोई रीजनेबल, देर इज़ नो रीजनेबल डाउट कि जो लास्ट इंडिविजुअल था उस टैक्सॉन का वो पूरी तरह से मर चुका है, राइट। तो उस टैक्सॉन का पूरा पूरा जो एक भी हम आज एक भी डायनासोर को देख पा रहे हैं क्या, नहीं देख पा रहे हैं। तो फिर इसी तरह से यहाँ पे बताया गया कि जो पूरा जो लास्ट इंडिविजुअल है वो तक मर चुका है। और अ टैक्सॉन इज प्रिज्यूम्ड एक्सटिंक्ट when exhaustive surveys in known or expected habitat at appropriate time throughout its historic range have failed to record an individual। तो सिंपल सी बात है, जब भी कोई टैक्सॉन है, राइट। अब डायनासोर का एग्जांपल ले ली, सबसे ज़्यादा आसान है, याद रखने में भी इजी होगा। तो डायनासोर को ये देखा गया कि जब बहुत सारे सर्वे करवाए गए, राइट, हर जगह ढूंढा गया, जहाँ जहाँ एक्सपेक्टेड था या फिर पता था कि यहाँ पे हो सकते हैं, हर वहाँ पे ढूंढा गया, हर उस जगह में ढूंढा गया, हर उस टाइम पे ढूंढा गया कि इस टाइम पे अगर वो ज़्यादा मिलते हैं, राइट। तो ढूंढा गया, लेकिन ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं मिला कि एक भी इंडिविजुअल, मतलब एक भी डायनासोर के मिलने की कोई मतलब कोई रिपोर्ट नहीं आई। तब जाके उसे एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया कि मतलब वो विलुप्त हो चुका है। फिर आता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, मतलब नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो अब वो क्या है, वाइल्ड में नहीं पाए जाते। मतलब आपको हो सकता है किसी बोटेनिकल गार्डन में, सॉरी नॉट बोटेनिकल, जोलॉजिकल पार्क में, इस तरह से मतलब जहाँ पे कंजर्व किया जाता है वहाँ पे मिले, लेकिन आपको वो जंगल वंगल में नहीं मिलेगा, फॉरेस्ट में नहीं मिलेगा, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है वहाँ नहीं मिलेगा, वाइल्ड में नहीं मिलेगा, राइट। तो ये नेक्स्ट कैटेगरी है। तो टैक्सॉन, लेकिन ये पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुआ है, मतलब अर्थ में अभी मौजूद है, लेकिन बहुत कम है उसका पॉपुलेशन, और वो भी बहुत कंजर्वेशन करने के बाद इक्का दुक्का कहीं पे है, राइट। तो ये देख लीजिए, टैक्सॉन इज एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड व्हेन इट इज़ नोन टू सर्वाइव इन कल्टिवेशन, मतलब उसे कल्टिवेट किया जा रहा है, मतलब उसे ब्रीडिंग किया जा रहा है, उसे मतलब बचा के रखा जा रहा है इस ऐसी जगह में जहाँ पे वो बच सकते हैं। इन कैप्टिविटी, ठीक है, इसे बंधक बना के रख लिया जा रहा है। नेचुरलाइज्ड पॉपुलेशन वेल आउटसाइड द पास्ट रेंज, मतलब अब वो उस जगह में नहीं है जहाँ पे उसे होना चाहिए, दूसरी जगह में इसे कंजर्व करके रखा जा रहा है। अ टैक्सॉन इज प्रिज्यूम्ड एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, कब उसे एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड माना जाता है, जब वही वही बात हो गई, सर्वे कराए जाते हैं, एग्जॉस्टिव सर्वेस, मतलब बहुत लंबा चौड़ा, इसके बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं यहाँ वहाँ। तो उस तरह से बहुत सारे सर्विस कराने के बाद देखा जाता है जहाँ पे हो सकते थे या फिर एक्सपेक्टेड थे, और ऐसे टाइम्स में, अप्रोप्रिएट टाइम में, डायर्नल, सीजनल, एनुअल, राइट, इन सब टाइम्स में देखा गया, तो एक भी ऐसे इंडिविजुअल को उस जगह पे नहीं पाया गया, तब जाके उसे डिक्लेयर किया जाता है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। फिर आता है उससे थोड़ा कम डेंजरस होता है, वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, राइट, सीआर। तो अब इसमें क्या होता है, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होता है, जब बेस्ट अवेलेबल एविडेंस, राइट, इंडिकेट्स, जो भी जो बेस्ट अवेलेबल एविडेंस होता है वो ये बताता है कि इनमें से कोई अगर वो क्राइटेरिया फिलफिल करता है तो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड माना जाता है। अब क्राइटेरियाज क्या हैं हम देख लेते हैं, राइट। तो क्या होता है, रिडक्शन इन पॉपुलेशन, आपको ये याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है और आया भी है आई थिंक, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर देखिए इसे ध्यान से, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। तो रिडक्शन, जब पॉपुलेशन, किसी भी स्पीसीज़ की पॉपुलेशन कितनी कम हो जाती है, 90% लास्ट 10 ईयर्स में, अगर उसकी अगर उसकी पॉपुलेशन 90% तक डिक्लाइन हो गई है तो वो काफ़ी क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आ जाता है। उसके बाद उसकी पॉपुलेशन साइज़, उसका जो नंबर होता है 50 मैच्योर इंडिविजुअल्स मतलब वो बड़े हो गए हैं, मतलब ये एकदम नवजात बच्चे नहीं है, मतलब वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं आई थिंक, राइट। तो अगर 50 से भी कम है तो उसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड में माना जाएगा। और फिर बाद में क्वांटिटेटिव एनालिसिस, राइट, मतलब गिनती से, क्वांटिटेटिव का मतलब नंबर से, गिनती, राइट, शोइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड इन एटलीस्ट 50%, राइट। अगर जो एनालिसिस किया जाता है, राइट, जो मैथमेटिक्स लगाई जाती है, तो उससे क्या पता लगा, अगर उससे ये पता चलता है कि आगे 50 साल में, मतलब सॉरी 50 नहीं, अगले 10 साल में उनकी पॉपुलेशन 50% तक गिर जाएगी, अब भी जो है अगले 10 साल तक उनकी पॉपुलेशन आधी हो जाएगी, तो भी उसे क्रिटिकल एंडेंजर्ड में माना जाता है। और ये भी कहा जाता है, इट इज़ therefore considered to be facing an extreme high risk of extinction in the wild, मतलब इस वजह से क्या आता है, उसका जो एक्सटिंक्ट होने का, वाइल्ड में जो एक्सटिंक्ट होने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। फिर आता है उससे कम जो थोड़ा डेंजरस होता है वो है इंडेंजर्ड। तो अब
उसके भी कुछ क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए क्राइटेरिया क्या क्या है। यहाँ पे 10 साल में 70% तक उसका पॉपुलेशन घट जाए तब इसे इंडेंजर्ड में रखते हैं। फिर जो उसकी पॉपुलेशन एस्टिमेट जो पाई गई है, तो 250, हमने पिछले वाले में देखा था 50 था, यहाँ पे 250 से कम हो जाए तो उसे, मतलब जो मेच्योर इंडिविजुअल्स है, यहाँ पे ये नाम भी आपको देखिए, डेविल लाइज इन द डिटेल्स, तो ये आपको तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये डिटेल में थोड़ा देखना ही पड़ेगा। तो 250 में मेच्योर इंडिविजुअल्स, राइट, ये आपको देखना है, तो उसे इंडेंजर्ड में रख दिया जाता है। उसके बाद क्वांटिटेटिव अलायंसेस अगर ये बताता है कि अगले 20 साल में, राइट, इनकी पॉपुलेशन 20% तक घट सकती है, राइट, और फिर उससे क्या होता है, उससे ये पता चलता है कि उससे मतलब ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो काफ़ी हाई रिस्क है एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड में। तो ये आपको 3 क्राइटेरिया ज़रूर याद रखने हैं। फिर आता है वल्नरेबल। वल्नरेबल में क्या है, कुछ उसके भी क्राइटेरियाज हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, अगले 10 साल में 50% अगर इसकी पॉपुलेशन घट जाएगी। यहाँ पे कितना था, 70% 10 साल में, और यहाँ पे था 90%। फिर यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पे हो गया 50%, राइट। फिर आप यहाँ पे पॉपुलेशन साइज जो मैच्योर इंडिविजुअल्स की है वो 10,000, अगर 10,000 से कम है तो वल्नरेबल में आता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन, अगर अगले 100 साल में अगर उनकी पॉपुलेशन 10% तक गिर जाती है तो वो वल्नरेबल में आ जाते हैं, तो इसलिए उसे ये माना जाता है कि उसको भी एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड का खतरा है। फिर आता है नियर थ्रेटेंड, ठीक है। तो अब इसमें क्या आता है, अ टैक्सॉन इज नियरली थ्रेटेंड जब उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं बट डज नॉट क्वालिफाई फॉर, मतलब वो तो क्या है कि ऐसे a taxon is near threatened when it has been evaluated against the criteria but does not qualify। अगर इतने सारे क्राइटेरियाज है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड के और वल्नरेबल के, उन सब क्राइटेरियाज में ये नहीं बैठ रहा है, राइट, बट क्लोज टू क्वालिफाइंग फॉर और इज लाइकली टू बी क्वालिफाई एज थ्रेटेंड कैटेगरी, तो फिर वो नियर थ्रेटेंड, मतलब मतलब इन क्राइटेरियाज में तो नहीं बैठ रहा है लेकिन फिर भी वो हल्का फुल्का थ्रेटेंड है, ऐसा माना जा रहा है, राइट, तो उसे नियर थ्रेटेंड में रख सकते हैं। फिर आता है लीस्ट कंसर्न। तो ऐसा मतलब ऐसा टैक्सॉन, ऐसा स्पीसीज मतलब जिसे इवेलुएट किया गया सारे क्राइटेरियाज में, लेकिन वो क्रिटिकल एंडेंजर्ड में भी नहीं क्वालिफाई हुआ, वो एंडेंजर्ड में भी क्वालिफाई नहीं हुआ, वल्नरेबल में भी नहीं, और नियर थ्रेटेंड में भी नहीं। तो मतलब उसकी जो उसकी पॉपुलेशन है वो ठीक ठाक है, राइट, तो उसे वाइड स्प्रेड एंड अबंडेंट टैक्सा आर इंक्लूडेड, राइट। तो जिनकी स्पीसीज मतलब जिनकी पॉपुलेशन एकदम ठीक है, उसे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है डेटा डेफिशिएंट, राइट, जिसके डेटा कम है, जिसके लिए डेटा कम है, तो ऐसा टैक्सॉन, राइट, टैक्सॉन इज डेटा डेफिशिएंट व्हेन देयर इज इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, राइट। हमने अभी उसके बारे में कोई कहानी, उसकी कैटेगरी नहीं डाली है, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसकी कमी है, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन की इनएडिक्वेसी है। और फिर उससे क्या हुआ, उसकी वजह से जो असेसमेंट करना हो रही है, जो जांच करना है, वो बहुत मुश्किल हो गया है, राइट। तो उससे मतलब वो कितना उस पर कितना एक्सटिंक्शन का खतरा है वो नहीं पता चल रहा है, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, वो कहाँ कहाँ बटा हुआ है, कहाँ कहाँ फैला हुआ है, उसकी पॉपुलेशन स्टेटस है, वो पूरी तरह से असेस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। फिर इस कैटेगरी में जो टैक्सान आते हैं उन्हें और अच्छी तरह आगे जाके पढ़ने की ज़रूरत है, उनकी बायोलॉजी के बारे में अप्रोप्रिएट डेटा जो है वो नहीं है, लेकिन उसे स्टडी करने की आगे ज़रूरत है। तो फिर डेटा डेफिशिएंट इज़ देयरफॉर नॉट अ कैटेगरी ऑफ थ्रेट, ठीक है। अभी अगर ऐसा मतलब ये तो नहीं मान सकते अगर उसके पास डेटा नहीं है तो उसके ऊपर खतरा होगा, और ये भी नहीं मान सकते कि उस पर खतरा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो फिर लिस्टिंग ऑफ टैक्सा इन दिस कैटेगरी इंडिकेट्स, ठीक है, ये माना जाता है कि मोर इन्फॉर्मेशन, उसके ऊपर और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। ये बिल्कुल नहीं माना जाता कि वो उस पर एक्सटिंक्शन का खतरा बिल्कुल नहीं है, या फिर उस पर एक्सटिंक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा है, राइट। तो फिर ये इस पर डेटा की ज़रूरत है, तो इसलिए नाम सही रखा है, डेटा डिफिशिएंट, ठीक है। तो फिर उस पर फ्यूचर रिसर्च के लिए और उसकी क्लासिफिकेशन के लिए ये एक्नॉलेज किया जाता है कि इसकी और डेटा की ज़रूरत है, राइट। फिर नॉट इवेलुएटेड में जिसका कोई इवेलुएशन नहीं किया गया है, जिसे अभी तक कुछ भी इवेलुएशन नहीं किया है, कोई जांच नहीं की गई है। इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को देखिए, राइट। और मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।